नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिससे सियासी पारा देश का चढ़ा हुआ है। 7 चरणों में मतदान, सेकंड फेज के लिए तैयारियां पूरी और मतदान से ठीक पहले सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। हम मुसीबत खड़ी है कि नहीं है, लेकिन बीजेपी को मुद्दा जरूर मिल गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसमें 45% संपत्ति जो ऑनर है उसके परिजनों की और 55% सेल जो उसकी राष्ट्रीय है या वो विरासत है वो चली जाती है सरकार के पास में। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर करेक्ट करना चाहूँगा, पूरे अमेरिका में भी ये कानून नहीं है, ये 6 राज्यों में कानून है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है और सैम पित्रोदा ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री के स्तर पर ये बात शोभा नहीं देती है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करें। खैर, अब इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। बीजेपी क्यों हमलावर है और कांग्रेस क्यों बचाव की मुद्रा में है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह मौजूद हैं, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। भरत जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। सैम पित्रोदा का बयान ऐसे वक्त आया है जो कांग्रेस के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है या कर रहा है, लेकिन आप लोग इसे किनारा कर रहे हो। तो आपको लगता है कि किनारा करने से काम चल रहा है? नहीं योगेंद्र जी, देखिए बात किनारे की नहीं है। सैम पित्रोदा जी ने जो बात कही वो इनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन मैं ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से इस चीज़ को चुनाव के अंदर बड़ा चढ़ाकर बोला गया, मुझे लगता है कि सबसे पहले जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। 2015 के अंदर जो इनके पूर्व मंत्री थे, वित्त मंत्री जयंत सिन्हा जी, उन जयंत सिन्हा जी ने ये बात कही कि इनहेरिएंट टैक्स है तो इनहेरिएंट टैक्स लगना चाहिए। जो वंशवादी पूंजीपति है, उन वंशवादी पूंजीपतियों से 50 से 55% तक का जो उनकी आय है, उस आय को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि समान अवसर पैदा हो सके। 2015 के अंदर उस चीज को मोहर लगाई जो इनके पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने, अरुण जेटली जी ने। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने भी 2019 के अंदर इस इनहेरिएंट टैक्स को जो इनका बजट था उस बजट में लेकर आ रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र है, जो पहले कुछ और कहती है और अब कुछ और कहती है। और 2015 के अंदर जो इनके आईटी सेल के मुखिया है, जो झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि हम सब समर्थन करते हैं जयंत सिन्हा जिस बात को कह रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी इस इनहेरिएंट टैक्स के ऊपर बात कर रही है। और दूसरी चीज मैं आपको योगेंद्र जी बता दूं कि किस तरीके से असमानता को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि इन्होंने इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 43B है, उस 43B के अंदर इन्होंने ये कहा कि 4 करोड़ से नीचे जितने भी एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, अगर वो 45 दिन के अंदर अपने क्रेडिटर का भुगतान नहीं करते तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगी एज ऑन 31 मार्च उसको टैक्स का देना पड़ेगा। उस आउटस्टैंडिंग को इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इन इक्वालिटी जो रिपोर्ट है, उस इन इक्वालिटी रिपोर्ट ने बताया है कि आज देश के अंदर 1% जो लोग हैं, यानी कि 22 लोग तकरीबन 70 करोड़ लोगों की संपत्ति पर अधिकार रख रहे हैं। आज देश के अंदर 1952 से लेकर 2024 तक जितना जो बड़ा है, रेशियो बड़ा है असमानता का, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ा है। और बार बार माननीय राहुल गांधी, चलिए मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि जयंत सिन्हा ने भी ये बात की, निर्मला सीतारमण भी इंटरेस्टेड थी, अरुण जेटली भी इंटरेस्टेड थे। आप यहां एक तो ये बताइए मुझे कि वाकई कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस इसके पक्ष में है क्या? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में या कांग्रेस के किसी भी चीज में आज तक इनहेरिएंट टैक्स की बात नहीं की गई। और तो चलिए मुझे बताइए, तो 1985 आप लोग नहीं चाहते, इसको नहीं चाह रहे हैं आप लोग? 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इस इनहेरिएंट टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया था। वो राजीव गांधी जी थे कांग्रेस के। वो भी इनहेरिएंट टैक्स नहीं था, वो स्टेट टैक्स के रूप में चल रहा था, स्टेट ड्यूटी के रूप में चल रहा था। जमींदारा प्रथा को कांग्रेस ने समाप्त किया 1985 में। चल, लेकिन मैं तो इतना सा जानना चाह रहा हूं कि आपके एजेंडे में नहीं है और आप लोग चाहते भी नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर अगर आप कह रहे हैं कि अरुण जेटली के माध्यम से, जयंत सिन्हा के माध्यम से, निर्मला सीतारमण के माध्यम से या कांग्रेस के जो भी स्पोक्स पर्सन के माध्यम, तो आप लोग उस समय जो आज बीजेपी इतना तूफान खड़ा कर रही है, तो आप हल्की फुल्की आंधी तो चलाते।
नहीं, देखिए योगेंद्र जी, कि ये देश में क्या करने जा रही है बीजेपी? बिल्कुल बोला जा रहा है। प्रथम चरण चुनाव के बाद आप देखिए, तो आप लोगों को बोलना चाहिए था उस समय। नहीं, बिल्कुल बोला है। खामोश क्यों रहे आप लोग? ट्वीट किया गया है, बकायदा मीडिया में कहा है, हमारे जो जयराम रमेश है उन्होंने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है, हर एक मंच से हम इस बात को बोलते जा रहे हैं। क्योंकि योगेंद्र जी, प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से हताशा और डेस्परेट हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, जो 400 पार के नारे की बात किया करते थे, आज देखिए उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किस तरीके से बदलते चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, यही कारण है। अभी आ रहा हूं, सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, आपने सुना आपके साथी को, आरोप आप ही लोगों पे कि ये तो आप ही लोग करने चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस का इसमें कुछ नहीं, कांग्रेस ने किनारा भी कर लिया इससे। देखिए योगेंद्र जी, आप ये देखिए कि कांग्रेस, अगर कोई कांग्रेस का, पहली बात तो है कि सैम पित्रोदा जी कौन है? सैम पित्रोदा जी इनकी विदेश में जो इनकी कांग्रेस की है उसके अध्यक्ष है और राजीव गांधी के सलाहकार रहे हो। अभी भी वो राजीव गांधी और गांधी परिवार से रिलेटेड है। एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये चीज बोलता है और फिर ये बोलता है कि साहब हम किनारा काट लेंगे, अरे ऐसे थोड़ी होता है कि जब आपके पक्ष में होता है जब तो वो वाई वाई है, और उन्होंने आपके विपक्ष में या फिर बता दिया तो आप उसको किनारा काट लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला है। और एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति जमा पूंजी को क्या सरकार को दे देगा? किसकी जमा पूंजी है हिंदुस्तान के अंदर? सबसे ज्यादा हिंदुओं की जमा पूंजी है। हिंदुओं की पूंजी को, जमा पूंजी को आप मुसलमानों को देना चाहते हो? ये चीज तुष्टिकरण करना चाहते हो? ये दिखाना चाहते हो कि भाई हिंदू तो कमाए, हिंदू अपनी जमा पूंजी करे और उसको मुसलमानों को बांट दो? ये इस तरह की तुष्टिकरण करने की राजनीति है कांग्रेस कर रही है। तीन नेताओं का नाम लिया इन्होंने, आपके तीन नेताओं मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस टाइम निर्मला सीतारमण, ये बता दी, इनका जिक्र कर रहे हैं। मैं योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने तीनों के नाम लिए, क्या हमने लागू किया? अगर उनके सुझाव थे, हमने तुरंत खंडन किया या हमने उसको? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमारी 10 साल से सरकार है, 10 साल से सरकार है, क्या हमने उसको लागू किया? लेकिन इनके नेता बोल रहे हैं, और वो कौन है नेता? जो इनके मुख्य सलाहकार है, सैम पित्रोदा जी इनके मुख्य सलाहकार है। वो बोल रहे हैं अरे ये लोग झूठे, जो लोग अत्याचारी, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। एक बात जानना चाह रहा हूं, टुकड़े टुकड़े करें तो आप रोके ना इनको, देश रोक रहे हैं ना, जनता रोक रही है। आ रहे हैं ना, 400 सीटें लेके आ रहे हैं, जनता रोक रही है इनको। बिल्कुल 400 सीटें लेके आ रहे हैं, 25 की 25 लेके आ रहे हैं। मैं योगेंद्र जी इनकी बात का कहना चाह रहा हूं, 43B की इन्होंने बात की है कि 43B के अंदर, 43B के अंदर इन्होंने इस तरह का प्रावधान है। भैया, व्यापारियों से, इंडस्ट्रीज से सहमति लेने के बाद में उस प्रावधान, अरे व्यापारी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतारमण जी जयपुर में आई थी और व्यापारी वो परेशान है। अरे 45 दिन में कहां से पेमेंट करेगा? आपको अमेंडमेंट का ग्राउंड में जाओ, यही तो पढ़े, यही ग्राउंड पर जाकर पढ़े। चले मेरा तो एक सवाल है, आपने मजबूर कर दिया है। सर सुनिए, आपने एक बात अभी कही कि अगर कहा था तो हमने लागू थोड़ी कर दिया, तो मुझे ये बताइए कि कह दो नहीं, लागू नहीं किया। आपने भी क्या कहा कि कहा लेकिन लागू नहीं किया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कब की बात है, कब की बात है, पुरानी बातें हैं। मुझे आज करंट डेट में इनको बोलने का, इनका मैनिफेस्टो बोल रहा है, इनका मैनिफेस्टो 2006 के भाषण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं और आप 2018 की बात को डिनाई कर रहे हो। अरे 2006 की बात को लेकर आप मन से बोलते हो और 2018 की बात को डिनाई कर रहे हो। दोगलापन तो आप कर रहे हो, 2007 चरित्र तो आप कर रहे हो, 2006 की बात पर बात करते हो ना। 2018 अरे मुद्दों पर बोलो, आचार संहिता है, आचार संहिता, वो चीज करने में मुद्दों पर बोलो, मुद्दों पर आप 5 मिनट नहीं बोल सकते। हिंदू को छोड़कर आप 5 मिनट नहीं बोल सकते। आप 5 मिनट नहीं बोल सकते। गर्ग साहब, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, 5 मिनट कर दो। चैलेंज करता हूँ आपको, गर्ग को छोड़कर 5 मिनट अगर आप बोल रहे हो, दम हो तो सैम पित्रोदा जी को कांग्रेस से निकालो अगर आप में दम हो तो। सुरेश जी थोड़ा सा तसल्ली लीजिए। सुदर्शन, आपके पास में आना चाहूंगा। यह महज एक सियासी पारा है या फिर वास्तव में इसके कुछ मायने हो सकते हैं? क्योंकि भरत कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, जयंत सिन्हा किसी ने भी नहीं बोला है झूठ बोल। अरे मैं ऑनलाइन दिखा दूंगा, ऑनलाइन दिखा दूंगा, ऑनलाइन वीडियो। इनको जनता नकार चुकी है। इनको योगेंद्र जी ये झूठे लोग, आपके पास में तो गर्ग साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। इसलिए जनता नकार आपके पास मैं चाहूंगा के जा रहे हैं इनको। चले मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को। जनता ने पूरा नकार दिया इनको। और क्या सर, तो आप रुके तो सही नकार। वीडियो दिखा सकता हूं। एक बार सुने, मुझे नहीं देखना, मुझे भी। चले मैं सुदर्शन के पास जा रहा हूं। सुदर्शन, कांग्रेस का तो यह आरोप है कि 3 इनके सीनियर लीडर्स इसको चर्चा कर चुके हैं
देश में लागू होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है। मुझे लगता नहीं है कि देश में ऐसे कोई चीज़ थोप दी जाए, और थोप दी जाए तो थोप दी जाए, अभी कौन थोपेगा ये तो पता नहीं है मुझे। लेकिन महज ये इसके मायने होंगे या बस केवल एक, जैसे हम बहुत सारे मुद्दे पहले भी देख चुके हैं, जो केवल चुनाव में बुलाने के बाद में ये भी पता नहीं होता उन नेताओं को कि हम मन से क्या कह रहे हैं या कहीं पे क्या कह चुके हैं, तो एक सियासी चीजें माने इसको या वाकई इसके कुछ आसपास, और जनता कितना गंभीरता से ले रही है इससे। देखिए योगेंद्र जी सर, अगर सैम पित्रोदा की तरफ से ये कहा गया है तो वो कांग्रेस के ओवरसीज के प्रेसिडेंट भी हैं और वो देश में भी और दुनिया में भी इस तरह का स्थान रखते हैं कि कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आई है जिसके ऊपर लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल जो बात कही कि पहले हमारे देश में यह जो कानून था स्टेट टैक्स के रूप में ही भले से हो, लेकिन ये लागू था और कांग्रेस ने ही इसको वहाँ पर हटाया था। और जिन भी देशों ने इस कानून को वहाँ पर हटाया उसके दो कारण यहाँ पर योगेंद्र जी जो नज़र आते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस देश ने इसको हटाया वो अपने आप को और ज़्यादा प्रगतिशील दिखाता है, जिस देश ने भी इस कानून को हटाया। दूसरा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन करने की काफ़ी दिक्कत होती है। जो जिन गिने चुने देशों में ये कानून वहाँ पर लागू भी है, जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान की बात यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर भी जहाँ ये कानून लागू है तो ब्रिटेन में तो ये माना जाता है कि वहाँ पर जो रिहायशी प्रॉपर्टी है उसकी जो कीमत गिराने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो इसको माना जाता है। अमेरिका की अगर हम वहाँ पर बात करें तो रिसर्च यहाँ पर ये कहती है कि अगर इस टैक्स को वहाँ पर हटा लिया जाए, क्योंकि जनता पर थोपा हुआ एक टैक्स कहा जाता है, तो वहाँ पर 1.5 लाख सालाना रोजगार बढ़ेंगे जिन 6 राज्यों की हम बात करते हैं। और साथ साथ में वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि $8 बिलियन जो वहाँ का जो संघीय ढांचा है, जो यूनियन बजट है, उसमें वहाँ पर बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्योंकि ये कानून पहले लागू था उसके बाद में हटाया गया, ज़्यादातर देश जो है वो भी इससे जूझ रहे हैं। और ये जो अर्थ विशेषज्ञ हैं, जो पूरे देश के इकोनॉमिस्ट है, वो ये कहते हैं कि ये एक जो ये टैक्स है, विरासत कानून जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक खराब आर्थिक नीति के तौर पर माना जाता है। और अभी क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा योगेंद्र जी सर, ये चीज़ अगर चुनाव के दौरान आई है तो ये माना जा सकता है कि ये शायद कोई चुनावी स्टंट ही हो, क्योंकि ये लागू करना और इसको यहाँ पर थोपना आसान भी बात नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन चुनाव के बीच देखिए बोलने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो लूट की छूट है मुद्दों की, किसी के हाथ क्या लगता है तो उसको कोई नहीं छोड़ेगा। और अगर कांग्रेस कह रही है कि जयंत सिन्हा ने भी कहा था, निर्मला सीतारमण भी इसका जिक्र कर चुके हैं या अरुण जेटली भी जिक्र कर चुके हैं, तो कांग्रेस उस वक्त जब लगता था कि ये संभव नहीं है और बीजेपी गलत रूट पे चल रही है या सोच रही है, तो भवर जी उस समय आप लोगों के रणनीतिकारों की चूक नहीं है ये? नहीं योगेंद्र जी, देखिए दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी और दर्शकों को भी, कि किसी भी देश के अंदर जब किसी टैक्स को लगाया जाता है तो उसका काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के मंत्री करते हैं। सैम पित्रोदा जी सिर्फ एक संगठन के अध्यक्ष है, वो किसी सरकार के मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने आरोप लगाया, मैं आपकी बात पे आऊंगा, मैं आपकी की बात पे आ रहा हूं। बीजेपी के 3 नेताओं ने जिक्र किया, अगर आप लोग नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी के अगर मंसूबे ऐसे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? आपकी रणनीतिक चूक नहीं आई? तो जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के मंत्री निर्मला सीतारमण जी, अरुण जेटली जी और ये जो वित्त मंत्री थे जयंत सिन्हा जी ने इस बात को राज्य मंत्री, तब कांग्रेस ने इसका अपोज किया, विरोध किया और उसी का परिणाम रहा कि 2019 के अंदर जो ये बजट में लेकर आने वाले थे, रिपब्लिक न्यूज़पेपर में आया, बकायदा आया। एक सिंगल बता दीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, झूठ मत फैलाइए, आप झूठ मत फैलाइए। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन आप बता दे, अरे 96 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था संपत्तियों का वर्गीकरण, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 और 1999 में डाला था। और सुरेश गर्ग जी आप बता नहीं पा रहे हो, आप बात नहीं बता पा रहे हो, झूठ का प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने वादों में मुकर गई है और अपनी बातों से मुकर गई है। देखिए इनको में आ गए, ये 1 मिनट भी नहीं बोल सकते, ये मुद्दे पर 2 मिनट भी बात नहीं कर सकते, ये 2 मिनट बात नहीं कर सकते। लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं कर सकती, ये धर्म के नाम पर लोगों को बिगड़ाएगी, ये
धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करेगी, लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। चलिए आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास मुद्दे नहीं है। अरे हमने महिलाओं के लिए बात करिए, आपका जो एजेंडा है के लिए बात करते हैं, हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम न्याय के ऊपर बात करते हैं, हम देश में जो आर्थिक असमानता आपने फैला दी, 60 लाख करोड़ माफ करें अपने अरबपतियों के, अपने अरबपतियों के 60 लाख करोड़ माफ करें आपने, अपने अरबपतियों के 60 लाख करोड़ माफ किया आपने, किसानों का माफ नहीं किया, छात्रों का माफ नहीं किया आपने, 60 लाख करोड़ माफ करें जीएसटी जनता, मैं जनता को बताना चाहता हूँ 60 लाख करोड़ माफ करें। उस 60 लाख करोड़ में न जाने कितने लोगों का हो सकता था काम, उस 60 लाख करोड़ में युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, उस 60 लाख करोड़ में महंगाई कम की जा सकती थी, लेकिन अपने अरबपतियों को देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम किया। और हम मैनिफेस्टो में बात करते हैं, ये अपने मैनिफेस्टो की 4 बातें बता दे, ये अपने मैनिफेस्टो की 4 बात बता दे। धर्म के नाम पर अब वोट नहीं मिलेंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। सुरेश जी आप भूल जाइए, अब धर्म के नाम पर वोट मिलेंगे। आप पढ़े लिखे चार्टेड अकाउंटेंट है, टैक्स पे बात करिए। अरे जीएसटी लगाकर आम जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने, एक आम जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जीएसटी लगाकर, कफन पर जीएसटी लगा दिया, आटा तेल चाय चीनी पर जीएसटी लगा दिया और टैक्स ले लेके जनता को बेरहम कर दिया। धारा 144 लगाना ये जनता देख रही है। देखिए टैक्स को छोड़कर किस तरीके से धर्म के नाम पर चले गए। अरे चार्टेड अकाउंटेंट है आप, इस प्रोफेशन को तो बदनाम ना करे, चार्टेड अकाउंटेंट होते हुए सेक्शन पर बात करें। अरे बताएं एमएसएमई में क्या हुआ, अरे एमएसएमई लोगों को कैसे समाप्त। देखिए फिर आ गए रामनवमी पे, देखिए फिर आ गए रामनवमी पे। आप बताइए सेक्शन 43 बीएच में क्या करा, अरे बताइए सेक्शन 43, अरे सेक्शन 43 बीएच के अंदर एमएसएमई को क्यों खत्म कर दिया आपने, क्यों खत्म कर दिया एमएसएमई को? समय में एक बात जानना चाहूंगा गर्ग साहब आपसे, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 3 नेता ये दिखा रहे हैं कि देखिए जयंत सिन्हा का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि पब्लिक भी आश्वस्त होना चाहती है कि कोई मंसूबे तो नहीं है ना आप लोगों के, तो ऐसे क्योंकि पहले जिक्र कर चुके हैं, अभी उसे खारिज कर रहे हैं, कांग्रेस तो कटघरे में है लेकिन बीजेपी बाहर नहीं है। तो हमने जिक्र किया न खारिज किया, कोई बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं मैं दिखाऊं वीडियो आपको, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, अरे ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता ने इनको लगा दिया, इनको मैं दर्शक से निवेदन करूंगा, लोग हैं, इनको जनता ने लगा दिया। सिन्हा का वीडियो वायरल है, आप गूगल पर जाकर विभाजन करने में लगे हो, हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को देने में तुम होते हो, अब तो छोड़ो गर्ग साहब, अरे पढ़े लिखे मैं आपको सम्मानित देने वाले होते कौन? अरे मैं आपको इनको किसने अधिकार नहीं दिया? क्यों धर्म के ऊपर आ गए आपको? अरे धर्म पर घुसपैठियों को देने वाले सबका विकास, आप लोग अरे सबका एक बात और जानना चाहता हूं, सर आप दोनों से मैं आप दोनों से एक बात और जानना चाहता हूं, मैं दोनों से जानना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टियों के स्पोक्स पर्सन, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं गर्ग साहब, आप कह रहे हो कि हिंदुओं की चीजों मुसलमान, मैं तो एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि कानून केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए ही बनेंगे, बन रहे हैं? मुझे ये बताइए, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा संपत्ति हिंदुओं के पास है, किसके पास है? पॉपुलेशन हिंदू के पास है, एक ही घर में 5 लोग रहते हैं, हिंदू एक ही घर में 5 लोग रहते हैं, 99% हिंदुओं के पास है, लेकिन धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, के पास है। धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, बेटियों को देना लोगों चाहते को हैं, बरगलाना बंद करो, लोगों को बरगलाना बंद करो। इनका मकसद दर्शकों ये है कि आप निवेदन बेटी आए और है, ये उनको आपको धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, ये ये आपको जाति के नाम पर लड़ाएंगे, ये आपके घर में राशन नहीं होने देंगे, ये आपके घर में रोजगार नहीं दे सकते, गांधी ये परिवार आपके वह पूरा विकास खानदान नहीं आ दे जाए, सकते, गांधी परिवार को इनका भी नहीं आने कोटा देंगे, निकल चुका है, तो भी नहीं आने लोगों देंगे के हम, बीच में ये धर्म के नाम पर आ रहे हैं, उनको संपत्ति नहीं इनके देने पास देंगे, हमारी नहीं है, हिंदुओं की संपत्ति नहीं देने देंगे, एक पढ़े लिखे बीजेपी के प्रवक्ता टैक्स पर बात हमारी नहीं कर रहे, संपत्ति का अधिकार हमारा है, एक पढ़े लिखे बीजेपी के प्रवक्ता टैक्स पर बात नहीं कर रहे, ये टैक्स की बात पर भाग रहे हैं, हमारे ये धर्म संपत्ति की का आड़ अधिकार लेकर नहीं है। टैक्स से भाग रहे आपके हैं, मनमोहन सिंह ने ये जो बोला है आप उसको टैक्स प्रूव के करना नाम चाहते पर हो। भाग रहे हैं, योगेंद्र जी ये आज ये कैसे प्रूव हो भाग रहे गया हैं ना, टैक्स के नाम पर? योगेंद्र जी आज ये प्रूव हो गया कि सत्य है कि प्रवक्ता भी ये इन्होंने कहना चाहते हैं कि आज इन्होंने संपत्तियों का MSME को अधिकार खत्म कर दिया, अल्पसंख्यकों का है। MSME को खत्म योगेंद्र कर जी दिया, ये बोल दिया इन्होंने, 22 अरब लोगों, 22 योगेंद्र जी लोगों को आज ये 70 बोल करोड़ दिया की इन्होंने संपत्ति यहाँ दे पे दी,
योगेंद्र जी 22 आज लोगों इन्होंने को बोल 70 दिया करोड़ की कि आज संपत्ति दे दी। मुसलमानों का पहला अधिकार 22 है, लोगों ये को चीज 70 ये बोल के करोड़ जा रहे की हैं कांग्रेस संपत्ति के दे दी इन प्रवक्ता, लोगों लेकिन ने। क्यों नहीं देंगे? पढ़े लिखे प्रवक्ता धर्म पर बात कर रहे हैं। ये अजीत बड़ा साहब, ये तो दुर्भाग्य है आपने इस देश फैलाया है, का। हम ये क्या बड़ा करें? दुर्भाग्य है इस ये देश तो का। आप लोगों ने ये फैलाया है पढ़े कि लिखे आपके प्रवक्ता मनमोहन धर्म सिंह पर बात कर प्रधानमंत्री रहे वो बोल के गए, हैं। हम ये क्या देखिए करें इस कानून चीज को? पर बात नहीं कर मनमोहन रहे सिंह ने बोला ये चीज टैक्स को पर बात कि नहीं पहला कर अधिकार रहे मुसलमानों का ये है। टैक्स पर बात नहीं कर रहे सरकारी पिछले संपत्तियों आधे से पहला घंटे की अधिकार डिबेट में मुसलमानों हिंदू का आपके मुसलमान कर रहे प्रधानमंत्री हैं। ने बोला है, नहीं बोला? हिंदू तो यही मुसलमान आप पर करना बात चाहते कर हो रहे तो हम हैं। नहीं करने देंगे। MSME को आज खत्म हम कर नहीं दिया, करने देंगे। लोगों को ये खत्म लड़ाई कर हम दिया। नहीं करने देंगे अरे किसी भी प्रधानमंत्री सूरत में। मोदी जी सिर्फ धर्म पर बात जनता करते खुश हैं, है, जनता आपको जान किनारा चुकी है। काट चुकी है। आप तो विपक्ष के लायक भी सीट जीत के नहीं आ रहे आप लोग यार। खैर, मैं इतना जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में यही सब कुछ है। और चुनाव जाने के बाद में आप कह रखिए कि इस मुद्दे की चर्चा ही नहीं होगी। क्योंकि राजनीतिक दल खुद 1 जून तक इतना थक चुके होंगे, गले का सांप बन गया 7 चरण नेताओं के लिए भी। और ये जब तक चुनाव चलेगा, जब तक ये ऑक्सीजन धीरे 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 मुद्दों का खत्म होता चला जाएगा, और मुद्दे बस उसके आस जाति हो सकती हैं, धर्म हो सकते हैं, जिसको जैसा कोई जाति जनगणना कराएगा, कोई मुसलमानों की बात करेगा, कोई हिंदुओं की बात करेगा, ये सब चीज़ें चलेंगी। क्योंकि इन मुद्दों से राजनीतिक दल महफूज समझते हैं अपने आप को कि ये शॉर्ट वे में है, ATM जैसे यूज करते हैं उस तरह से कभी भी निकाल कर जेब से फेंक दो जनता के बीच। और यही सब कुछ नज़ारा सिर्फ इलेक्शन की वजह से है। इलेक्शन के बाद ना सैम पित्रोदा की चर्चा होगी, ना जयंत सिन्हा की चर्चा होगी, और मालूम भी नहीं होगा कि कहाँ कब किस तारीख को किसने क्या कहा था। लेकिन चुनाव है और चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए। और मुद्दा क्या हो सकता है? आप अंदाजा लगाइए कि विकास के एजेंडों से ज़्यादा राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी विकास की 10 योजनाओं पे बात नहीं करेंगे। एक योजना से शुरू करके कहीं से कहीं चले जाएंगे, क्यों? मालूम है कि पब्लिक को भी यही सब कुछ चाहिए। और जब ग्राहक को जैसे प्रोडक्ट को पसंद करता है तो दुकानदार वैसा ही प्रोडक्ट रखेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि वास्तव में आपके विकास के एजेंडों पे चर्चा हो और उन्हीं को लेकर के आप लाइक करिए। नहीं तो ये सब कुछ ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। मैं आज कह रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, अगले 6 महीने में ये मुद्दा अगर कहीं मिल भी जाए तो मुझे बता देना आप। चुनाव होंगे किसी राज्य में और वापस अगर आ सकता है कि वहां पे ये मुद्दा ज्यादा करंट फैला सकता है तो फिर आ सकता है, लेकिन वो चुनाव के लिए, दूसरी वजह से नहीं आएगा। कांग्रेस जयंत सिन्हा का जिक्र कर सकती है, बीजेपी सैम पित्रोदा का जिक्र कर सकती है। ये लेकिन वही होगा जहां फायदा हो सकता है राजनीतिक दलों को, जनता को नहीं, राजनीतिक दलों को। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।